ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, उसका कुछ धमाकेदार ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, NaCl दिया हुआ है, ZnS दिया हुआ है, कांच दिया हुआ है और SiC दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपका वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच, क्योंकि कांच जो होता है अक्रिस्टलीय होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। क्लियर दोस्तों। तो देखिए, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एफ सेंटर दोष जो होता है, और इसी के कारण से क्रिस्टल में रंग उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेरवेदार ठोस का उदाहरण है। तो इसमें बेरवेदार ठोस जो होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो देखिए, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा इसमें सी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल होते हैं। तो दोस्तों, क्रिस्टल जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रवादार ठोस है। तो रवादार ठोस इसमें जो होगा आपका हीरा दिया हुआ है, कांच दिया हुआ है, रबर है और इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो देखिए, एससीपी संरचना जो होता है उसका पैकिंग प्रभाज जो होता है वो आपका होता है 0.74, यानी ऑप्शन नंबर बी। और परसेंटेज की बात करें तो ये 74% होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा मूल क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो आपका 7 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है। तो बीसीसीआई जो होता है उसकी संकुलन क्षमता जो होती है वो 68% होती है। क्लियर है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि हमसे खाली स्थान पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक धातु रवादार हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है, धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या बताइए। कोऑर्डिनेशन संख्या का मतलब होता है कि एक परमाणु को कितना परमाणु अगल बगल से घेर कर रखा हुआ है। क्लियर है। तो इस एससीपी में जो इसका आंसर होता है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है। तो इसका ऑप्शन जो है थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट है। देखिए वहां पे 2 जगह ए हो गया है, तो जहां पे सी होगा वहां भी ए हो गया है गलती से। तो वही आपका आंसर होगा एससीपी और सीसीपी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल तंत्र एबी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और ये 90 डिग्री सब दिया हुआ है। तो देखिए, जब तीनों भुजाएं अलग अलग है और प्रत्येक कोण जो है आपका 90 डिग्री का होता है, तो ये जो आपका क्रिस्टल होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोरॉम्बिक, जिसको विषम लंबाक्ष हिंदी में कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पोटेशियम का क्रिस्टल होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो देखिए, NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है दोस्तों वो होती है फलक केंद्रित घनीय जाल, यानी ऑप्शन नंबर ए, एफसीसी होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका ठोस क्षारीय धातु हाइलाइट का रंग किसके कारण होता है। तो देखिए,
क्रिस्टल में रंग जो होता है वो एक केंद्रों के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है। क्लियर है दोस्तों? तो सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है दोस्तों वो अष्टफलकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होगी? क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका पोटेशियम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि पोटेशियम का जो संरचना होता है वो बीसीसी होता है। चलिए देखते हैं अगला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबसो जालक की जो संख्या होती है वो 3 होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी रहती है? अष्टफलकीय है। क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो देखिए क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है स्कॉटी दोष के कारण, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि स्कॉटी दोष में आयन जो होते हैं वो क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, यानी पूरा क्रिस्टल तंत्र से ही बाहर चले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्कॉटी दोष के कारण ठोस का घनत्व। तो अभी अब पढ़ा आप लोगों ने कि स्कॉटी दोष में आयन जो होते हैं क्रिस्टल तंत्र से बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब यह है कि उसका घनत्व घटेगा। क्लियर है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंकल तथा स्कॉटी दोष होता है। तो दोस्तों फ्रेंकल तथा स्कॉटी दोष जो होता है वो क्रिस्टल दोष होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितनी एकक कोशिका के साथ स्वभाजित होती है? क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, 8। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं? तो हम लोग पढ़े हैं कि क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या जो होती है वो 14 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो एफसीसी जालक में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CaCl की क्रिस्टल संरचना है। तो बच्चों CaCl की जो क्रिस्टल संरचना होती है वो आपका बीसीसी होती है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिक में क्रिस्टल में आप कितने धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी? तो देखो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि सीजियम का आकार क्षार धातुओं में सबसे बड़ा होता है और हाइड्रोजन परमाणु में सबसे बड़ा आकार जो होता है वो आयोडीन का होता है। तो इनके बीच के जो बंध लंबाई की दूरी होगी वो सबसे अधिक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों में प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें होता है 3, क्योंकि इसमें होल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से फेरो चुंबकत्व पदार्थ हैं? तो फेरो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, Fe3O4। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होती है। अंतः केंद्रित यानी बीसीसी में, तो बीसीसी में जो उप संयोजन संख्या होती है वो आपका 8 होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस में तो दोस्तों आज हम लोग 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है विलियन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है? तो आप पढ़े होंगे कि अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो 4 होता है। क्वथनांक का उन्नयन होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, प्रासरण दाब होता है और एक आपका हिमांक का अवनमन होता है। तो इसमें आपका नहीं पूछ रहा है हमसे, तो इसमें हो जाएगा सी, वाष्प दाब।
क्योंकि वाष्प दाब का अवनमन होता है तो ये अनुसंख्यक गुण धर्म है, लेकिन वाष्प दाब जो है वो अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन राशि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए, सांद्रता व्यक्त करने की ऐसी 4 रासायनिक इकाई होती है, जिसमें नर्मलता होता है, मूलरता होता है, मूललता होता है और मूल प्रभाज्य या मूल अंश होता है। तो उसमें जो आपका मूललता होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान लिया जाता है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन अर्धपरागम्य झिल्ली से निकल जाते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली जो होता है उससे सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही आर पार हो सकते हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, विलायक के अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शुद्ध जल की मोललता होती है, तो शुद्ध जल की जो मोललता होती है वो आपका होता है 55.55 के आसपास में, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो दोस्तों इसमें हिमांक अवनमन जो है वो सबसे अधिक होगा K2SO4 का, क्योंकि इसका वान टॉप गुणांक का मान आई का मान जो होता है वो अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोललता को प्रतीत किया जाता है, तो मोललता जो होता है वो होता है आपका मोल, बीले के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में लिया जाता है, अतः इसकी जो इकाई होगी वो होगी मोल पर केजी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है वो पर सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, Cr+3। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन ताप पर निर्भर करता है। तो ताप पर निर्भर करता है तो इसमें देख लेंगे हम लोग कौन ताप पर निर्भर करता है। तो मूलारता है, मूल अंश है, द्रव्यमान है और इसमें से सभी है। तो इसमें मूलारता जो है वो ताप पर निर्भर करता है, मूल अंश ताप पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है। तो आप जानते होंगे कि टिंडल प्रभाव जो होता है वो कुलाइडी विलयन में होता है, तो विलयन तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल है कुलाइड का, सॉल, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉल जो होता है कुलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अनुसंख्यक गुण धर्म होगा। तो इसमें अनुसंख्यक गुण धर्म जो होगा, देखिए वाष्प दाब दिया हुआ है, परासरण दाब दिया हुआ है और हिमांक दिया है और इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन अनुसंख्यक गुण धर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, परासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। तो प्रसरणी दाब बराबर होता है PV बराबर nRT। क्लियर है दोस्तों। अगर V से हम डिवाइड कर दें, इन बटा V जो होगा वो C के बराबर हो जाएगा, और तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N बटा V जो होगा C हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, और P बराबर हो जाएगा CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस में से किस पदार्थ के 0.1 m घोल का परासरणी दाब सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कैल्शियम क्लोराइड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम परासरी विलयन में समान होता है। तो सम परासरी विलयन जो होता है उसमें जो सांद्रता होती है विलयन की वो क्या होगी, समान होगी, इसीलिए इसको समपरासरी विलयन कहा जाता है, क्योंकि इनका दाब जो होता है वो समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसमें परासरण दाब समान ताप पर डैश होते हैं, जिसमें परासरण दाब समान ताप पर डैश होते हैं, कहने का मतलब बराबर होगा, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसमें होगा आपका समपरासरी विलयन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है। क्लियर है। तो देखिए, विद्युत अपघट्ट जो होता है, जनरली 2 प्रकार का विद्युत अपघट्ट होता है, एक सबल विद्युत अपघट्ट होता है और एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। इसमें जो ऑप्शन आपका होगा
वो हो जाएगा आपका सोडियम एसीटेट, क्योंकि चीनी, यूरिया और बेंजीन ये सब जो होते हैं, ये इनका विलयन जो होता है वो विद्युत का लगभग क्या होता है, कुचालक होता है। चलिए अगला देख। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान जो होगा वो आपका होगा 7, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जल हमारा उदासीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का 0.6 जलीय विलयन समपराश्री डैश के होगा। क्लियर है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 0.1 m ग्लूकोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक किसका होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें MgCl2 जो होगा उसके आई का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात क्या है। तो टेट्राहेड्रल आकृति के लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है वो होता है आपका 0.225 से 0.414 के आसपास में। ये सॉलिड स्टेट का आपका क्या है, क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिलियन में बीले की मोलरता किस यूनिट पर होती है। बिलियन में बीले की मोलरता, तो मोलरता जो हमारी होगी वो होगा आपका मोल किलोग्राम पर विलायक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें किसकी गणना के लिए बेकमैन्स थर्मोमीटर उपयुक्त है। क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, तापक्रम में अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें कौन ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो दोस्तों हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, एंथ्रासाइट को भी विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन आप पढ़े होंगे कि ग्रेफाइट अधातु होता है, लेकिन ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है परासरण दाब ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन है। तो ये है आपका ब्रेकले तथा हार्टली विधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी तनु विलयन के अपेक्षिक वाष्प घनत्व का अनुमान 0.2 है, तो उस विलयन में बीले का मोल प्रभाज ज्ञात करें। आप जानते हैं कि बीले और विलायक के मूल प्रभाज का मान योग जो होता है विलयन में वो 1 होता है। तो इसमें आपका वाष्प घनत्व का अनुमान 0.2 दिया हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वही आपका क्या होगा, बीले का मूल प्रभाज भी होगा 0.2। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है परासरण दाब की इकाई है। तो दोस्तों परासरण दाब की जो इकाई होगी वो एटीएम होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। H3PO4 में 1 m की निर्मलता क्या होगी। क्लियर है? तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और कैसे होगा जरा समझते हैं इसको। तो देखिए H3PO3 में वहां पे हम लोग लेते हैं इसका क्षारीयता। क्षारीयता का मतलब होता है OH की संख्या। तो इसमें OH की संख्या जो आएगी वो 3 आएगी, और उसी निर्मलता मोलाक्ता में क्या करते हैं हम लोग 3 से उसके क्षारीयता से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.3n, डी ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें होगा आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि घोल का परासरण दाब का संबंध ज्ञात कीजिए। तो वही है पीवी बराबर होता है आपका एनआरटी, या पाई भी बराबर होता है एनआरटी। क्लियर है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आर की जगह पर एस दिया हुआ है और सी को क्या किया है इधर आपका डिवाइड कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 m बिलियन का परासरण दाब किसका अधिक होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
हालांकि वहां देखिए CaCl3 दिया है, वो मिसप्रिंट है, CaCl2 होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो 4 होता है। क्वथनांक का उन्नयन होता है, क्वथनांक नहीं, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब नहीं, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, और एक है आपका परासरण दाब। और ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परासरण दाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समपराश्रयी विलयन में समान होता है। तो दोस्तों समपराश्रयी विलयन में मोलर सांद्रता समान होती है, यानी सांद्रता समान होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, आप बना सकते हैं। ठीक है, 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोलरता क्या होगी? तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 250 में डिवाइड करेंगे 40 से, क्योंकि NaOH का आणविक द्रव्यमान जो होता है 40 होता है, और बाटा में सॉरी 4 में 4 डिवाइड बाई 40, ठीक है, और 250 बटा 1000 करेंगे। तो जब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.4, ऑप्शन नंबर बी। तो करके देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 0.3 m फास्फोरस अम्ल की सामान्यता है। क्लियर है दोस्तों? 0.3 फास्फोरस अम्ल की, ठीक है ना। तो यहां भी हम लोग लेते हैं इसकी क्षारीयता, और क्षारीयता से क्या करते हैं, 0.3 में मोलारता में गुना कर देते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो दोस्तों अनुसंख्यक गुण देखिए, डेल्टा टीवी दिया हुआ है, डेल्टा टीवी का मतलब है क्वथनांक का उन्नयन, तो ये तो है। ऊपर में दिया है डेल्टा TF यानी हिमांक का अवनमन, ये भी है। बी नंबर ऑप्शन दिया है पाई, पाई मतलब प्रसरणी दाब, ये भी है। और के भी जो है, तो ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है बल्कि समानुपातिक स्थिरांक है। तो ऑप्शन नंबर मार दीजिए डी, ये नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू 36, ACl तथा H2O के स्थिरपाथी मिश्रण में होगा। तो इसमें आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, 20.2% HCl। लेकिन जरा समझते हैं इसको, स्थिरपाथी होता क्या है। तो स्थिरपाथी का मतलब है कि दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो एक ही ताप पर उबलना प्रारंभ कर देता है। और स्थिरपाथी मिश्रण जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूनतम स्थिरपाथी मिश्रण और एक होता है अधिकतम स्थिरपाथी मिश्रण। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, बिलियन में संगणित होने वाले विलय के लिए वान टॉप गुणांक होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 से कम। क्योंकि जब अनुसंगुणित होते हैं तो उनका नंबर संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, और द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू 38, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी होती है। तो जब जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगा, और आयतन में जब वृद्धि होगा तो उसकी मोलारता में कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन थोड़ा उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा, वो बढ़ने वाला काट दीजिएगा, मोलारता में कमी लिखिएगा चाहे खाली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू हम लोग 38, क्वेश्चन है कि जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर इसमें कमी होती है। तो जब जलीय विलयन के ताप में वृद्धि कर देंगे हम लोग तो उसका आयतन बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो उसकी मोलारता घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार आपको करना पड़ेगा। वहां मोलारता बढ़ने में होता है, ये गलत है। मोलारता में कमी होगी, वो बढ़ने वाला काट दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विलयन के हिमांक के अवनमन के समय साम्य अवस्था होती है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, विलयन के हिमांक के अवनमन के समय साम्य अवस्था होती है। तो इसमें आपका होगा द्रव और ठोस विलायक जो होते हैं साम्य अवस्था में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, द्रव विलायक और ठोस विलायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग सुने भी होंगे कि जल का हिमांक ताप जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बर्फ का गलनांक ताप जो होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका Na2SO4। क्लियर है? Na2SO4 1 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है।
अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पी नॉट जो होता है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है और पी एस जो होता है वो विलयन का वाष्प दाब होता है। और अपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में उसको निकाल रहे हैं, तो उसमें भी पी नॉट बटा में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। तो इसमें ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सोडियम एसीटेट। कीड़िया, बेंजीन और चीनी जो होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। चलिए 0.3 एम फास्फोरस की अम्ल की सांद्रता होती है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जल के 36 ग्राम एवं ग्लिसरीन की 40 ग्राम रखने वाले विलयन में ग्लिसरीन का मोल अंश होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता कैसे है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों का पहले मोल निकाल लेते हैं, क्लियर है। और दोनों के मोल निकालने के बाद जिसका मोल निकालना होता है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखा जाता है और दोनों के मोलों की संख्या को जोड़कर उससे भाग दे दिया जाता है, क्लियर है दोस्तों। तो 44 का जो आंसर होगा इसमें वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोलालता प्रदर्शित होती है, तो मोलालता प्रदर्शित होती है मोल पर केजी से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो है आपका मोलालता, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन रॉल्स नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्लियर है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। धनात्मक विचलन का मतलब ये है कि देखिए आप लोग पढ़े होंगे रॉल्स का जो नियम है पीवी बराबर एनआरटी, तो जो पीवी बराबर एनआरटी से अधिक वाष्प दाब क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, तो वो रॉल्स के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा और जो कम करेगा वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, चलिए इसमें मार दीजिए आप ऑप्शन नंबर डी, के बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, देखिए क्वथनांक होता क्या है, तो क्वथनांक जो होता है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब या बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, उसी को क्वथनांक कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पर जाते हैं वहां पे होता यह है कि आपका वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घटता है, क्लियर है। तो वहां ताप कम हो जाएगा, वहां दाब ज्यादा हो जाएगा, वहां हवा इसमें हो जाएगा, वहां ऑप्शन नंबर बी, वहां ताप कम हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा एक बार क्वेश्चन रिपीट करने दीजिए। 49 पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी बनाया है, ये वांट ऑफ गुणांक पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि NaCl जो होता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसके वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर है दोस्तों। चलिए